हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 10 अप्रैल को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है द क्लाइमेट क्राइसिस इज़ नॉट जेंडर न्यूट्रल। इस आर्टिकल में हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे और सेम जो आर्टिकल की हेडलाइन है वही आपको क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा सकता है। इनफैक्ट आपको ऐसे में भी आ सकता है यही टॉपिक। क्या पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट जो क्राइसिस है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। इसका मतलब इसके जो इम्पैक्ट है वो डिसप्रपोर्शनेटली महिलाओं को और बच्चियों को फेस करना पड़ रहा है। तो किस तरीके से करना पड़ रहा है, कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, इस तरह का एक मेंस का क्वेश्चन इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस करेंगे। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा हाई पॉइंट। इसमें हम सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली सेंसेक्स 75,000 मार्क क्रॉस कर चुका है, जो कि मतलब बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम किया है। ठीक, प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। थर्ड और हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यू 3D मैप ऑफ यूनिवर्स, हिंट एट नेचर ऑफ डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी के बारे में चर्चा की जाएगी। क्या होता है डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी का कंसेप्ट आया कैसे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। डार्क एनर्जी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। प्रीलिम्स 2024 के लिए यार बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और 3D मैप तैयार किया गया है यूनिवर्स का, वो कैसे तैयार किया गया है, देसी एक्सपेरिमेंट है क्या, DESI, इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं इसकी PDF के लिए, जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई होगी। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द क्लाइमेट क्राइसिस इज़ नॉट जेंडर न्यूट्रल। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 मेंस के पर्सपेक्टिव से, GS3 एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट और वुमेन दोनों मिक्स करके यहाँ पर पूछा जा सकता है आपको। जो क्लाइमेट क्राइसिस है उसके जो इम्पैक्ट हैं वो महिलाओं के ऊपर किस तरीके से पड़ रहे हैं, बच्चों के ऊपर किस तरीके से पड़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको GS1 में पूछने की संभावना ज़्यादा है। सोसाइटी प्लस एनवायरनमेंट इंक्लूड करके आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, कैसा क्वेश्चन आएगा, सेम स्टेटमेंट आ जाएगा, द क्लाइमेट क्राइसिस इज़ नॉट जेंडर न्यूट्रल। इसका मतलब क्या है, एक जेंडर को क्लाइमेट क्राइसिस डिसप्रपोर्शनेटली इम्पैक्ट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो आपको ऐसे स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा कमेंट करिए। तो अब आपको बताना होगा कि किस तरीके से जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो महिलाओं को इम्पैक्ट कर रहा है। अब शुरू करते हैं आर्टिकल डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी ने लिखा है, जो कि चेयरपर्सन है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की। ये MS स्वामीनाथन जी की सुपुत्री हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखती हैं। रिसेंटली एक डिस्टिंग्विश पोस्ट पर भी थी WHO के अंदर। इनके आर्टिकल अपने को पढ़ना है, आपको जब भी मौका मिले इनके आर्टिकल आ रहे हैं आप रीड ज़रूर करें। तो क्लाइमेट क्राइसिस ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट हैं वो डिसप्रपोर्शनेट हैं अलग अलग लोगों के बीच में। लेट्स से रिच एंड पुअर की बात कर लेते हैं। रिच को अलग तरीके से इम्पैक्ट करेगा और पुअर को अलग तरीके से। रिच कहीं ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं लेकिन पुअर लोग उतने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं है। कि एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रिच पर्सन है जो कि जॉब के लिए बाहर जा रहा है, कार निकालेगा, कार में बैठेगा, AC चालू करेगा, उतरेगा, ऑफिस में जाएगा, वहाँ पर भी AC रहेगा। तो हीट वेव्स का इसको जो इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन एक लेबर है, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसे भरी धूप में काम करना है तो उसे हीट स्ट्रोक आने की संभावना है कहीं ज़्यादा है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण जो वनरेबिलिटीज़ है वो बहुत अलग अलग लोगों के बीच में अलग अलग है। जो रिच है वो कहीं ज़्यादा प्रिपेयर हैं, जो पुअर हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसी तरीके से अगर हम जेंडर की बात करें तो महिलाएं जो हैं और जो बच्चियां हैं वो बहुत ज़्यादा वनरेबल होती हैं, उनकी हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा है, बढ़ गई है। किसके कारण, क्लाइमेट क्राइसिस के कारण। अगर एक डेटा की बात करें UNDP की, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर 14 टाइम्स मोर लाइकली देन मैन टू डाई इन अ डिजास्टर। तो बेसिकली जो महिलाएं हैं उनके ऊपर बहुत डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, किसके, क्लाइमेट क्राइसिस के। स्पेशली वो महिलाएं जो कि पॉवर्टी सिचुएशंस में हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके जो एग्जिस्टिंग रोल हैं, उनके जो कल्चरल नॉर्म्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके कारण उनके ऊपर वनरेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्या मतलब है ये कल्चरल नॉर्म्स का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो एग्जिस्टिंग रोल वो अदा कर रही हैं, उससे किस तरीके से वनरेबिलिटीज़ बढ़ती है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज देयर विल बी अ इंक्रीज इन फ्लक्चुएशंस ऑफ प्रोडक्शन एंड नीड। अगर हम देखें क्लाइमेट क्राइसिस के कारण ड्रॉट और
फ्लड आने के कारण जो प्रोडक्शन है, जो यील्ड है, वो फ्यूचर में कम होती दिख रही हैं। और अगर फ्यूचर में ये चीज़ें कम होती तो ओवरऑल इनकम जो है इम्पैक्ट होगी। अब जनरली आप देखेंगे जो रूरल एरियाज़ में महिलाएं हैं वो किस में एम्प्लॉयड होती हैं? एग्रीकल्चर में। जो मेल होते हैं वो जनरली कहाँ चले जाते हैं? जो मैन होते हैं वो माइग्रेट करके बाहर नौकरी करने निकल जाते हैं। तो जो महिलाएं हैं वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं और घर की इनकम अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है और एग्रीकल्चर क्लाइमेट क्राइसिस के कारण जो है बहुत ज़्यादा वनरेबल तो है ही, और प्रोडक्शन और यील्ड कम होती तो ओवरऑल इनकम कम हो जाएगी। अगर इनकम कम होगी तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी को थ्रेटन करेगी। जनरली जो महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चों पर ज़्यादा खर्चा करती है। अगर वो कुछ भी कमाती हैं तो वो ज़्यादा बच्चों पे खर्चा करेगी। तो ओवरऑल अगर इनकम कम होती है तो बच्चों के न्यूट्रिशन पे अफेक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं मेल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। अब अगर हम घर में देखें तो हमारे कल्चरल नॉर्म ऐसे हैं, सबसे पहले जो फादर होते हैं वो खाना खाते हैं, उसके बाद जो बेटा होता है सन वो खाना खाता है, उसके बाद फिर जो गर्ल्स होती हैं उन्हें मिलता है और लास्ट में बचा हुआ तो मदर को मिलता है। इस तरीके से चीज़ें चलती। तो कल्चरल नॉर्म्स के कारण अगर कम प्रोडक्शन होता है, कम प्रोडक्टिविटी होती तो जो हेड ऑफ द फैमिली होंगे वो ज़्यादा खाना खाएंगे, लेकिन बच्चियों को और मदर को नहीं मिलेगा। ऐसे में मेल न्यूट्रिशन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो उनकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी और ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ भी जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। अब मान लीजिए फैमिली की इनकम कम होती है। अगर फैमिली की इनकम कम होगी तो लोन लेना पड़ेगा, डेट लेना पड़ेगा, उसके कारण स्ट्रेस होगा। और जब भी इस तरीके की सिचुएशन होती है तो जनरली जो मैन होते हैं वो ड्रग्स वगैरह लेने लगते हैं, अल्कोहल लेने लगते हैं। ऐसे में डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन्स के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एक बहुत बड़ा हमें फीचर देखने के लिए मिला है। अगर कोई फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो महिलाओं के अगेंस्ट में वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। ठीक, यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है। इस डेटा के हिसाब से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 डेटा शोड दैट वुमेन लिविंग इन ड्रॉट बॉर्न डिस्ट्रिक्ट वर मोर अंडरवेट, एक्सपीरियंस मोर इंटीमेट पार्टनर वायलेंस एंड हायर प्रिविलेंस ऑफ गर्ल्स मैरिजेस। ठीक, तो जहाँ पर ड्रॉट बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं वहाँ पर महिलाएं का जो वज़न है वो बहुत कम होता है और वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है उनके अगेंस्ट में, उनके पार्टनर के द्वारा, और जो बच्चियां हैं उनकी मैरिजेस भी बहुत जल्दी कर दी जाती है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ का सर्वे का जो है डेटा बता रहा है। तो ये डेटा आपको कोट करना होगा इस पर्टिकुलर आर्गूमेंट के साथ। नेक्स्ट क्या है, एक्सट्रीम इवेंट की बात कर लेते हैं। ठीक, क्लाइमेट क्राइसिस के कारण एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, एक्सट्रीम इवेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेट्स से ड्रॉट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ड्रॉट के कारण जो लैक ऑफ वाटर है वो भी, ये वाली प्रॉब्लम भी आएगी। क्लीन वाटर एक्सेस नहीं हो पाएगा। महिलाओं को बहुत दूर दूर जाना पड़ेगा क्योंकि उनकी हाउस होल्ड ड्यूटीज़ हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खाना पकाना। वो सुबह सुबह उठ के फिर बहुत दूर जाएंगी, कहीं तालाब में ढूंढ करके पानी लाएंगी, और ऐसे सिचुएशन में सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं और महिलाओं के ऊपर वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ड्रॉट होता है तो सबसे ज़्यादा वनरेबल कौन हो जाएंगे? यहाँ पर महिलाएं हो जाएंगी। उनका जो प्रोडक्टिव वर्किंग आवर्स हैं वो भी कम हो जाएंगे क्योंकि पानी लाने ले जाने में ही उन्हें 3 घंटा 4 घंटा लग रहा है, उनकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वनरेबिलिटीज़ बढ़ा रही हैं, बच्चियों की भी और महिलाओं की भी। एक और डेटा यहाँ पर देख लेते हैं। अ रिपोर्ट फ्रॉम काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर इन 2021 फाउंड दैट 75% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स आर वनरेबल टू फ्लड, ड्रॉट एंड साइक्लोन्स। लगभग 75% ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा वनरेबल है, जहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्लड, ड्रॉट और साइक्लोन आने के। और NFHS 5 का डेटा जो है दिखाता है ओवर हाफ ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन लिविंग इन दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर एट रिस्क एंड आर हाईली वनरेबल। 50% से अधिक बच्चे और महिलाएं इन डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, उनकी जो वनरेबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा खतरे में जी रहे हैं। ऑल्सो स्टडी शो दैट there is a direct correlation between this natural disaster and gender based violence against women। इसका मतलब जो नेचुरल डिजास्टर है, ड्रॉट आ रहे हैं, फ्लड आ रहा है, इसका डायरेक्टली कोरिलेशन हो रहा है किससे? जेंडर बेस्ड वायलेंस से। अगर फ्लड और ड्रॉट आएंगे तो कहीं ना कहीं जेंडर बेस्ड वायलेंस बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये रिलेशन हमें देखने को मिलता है और ये डेटा शो कर रहा है।
अभी तक के जो हम बात कर रहे थे वो ओपिनियन था, अब आप जब इसको लिखेंगे तो वो जस्टिफाई हो जाएगा, अदरवाइज वो ओपिनियन रहेगा, उतने अच्छे मार्क्स आपको आंसर राइटिंग में नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं किस तरीके से वनरेबिलिटीज़ जो है महिलाओं और बच्चियों में ज़्यादा है, ज़्यादा रिस्क में क्यों है, डिस्प्रपोर्शनेटली क्यों इम्पैक्ट कर रहा है। हीट वेव्स की बात करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो हीट वेव्स तो होगी ही। जो हीट वेव है वो प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। यंग जो चिल्ड्रन है और प्रेग्नेंट वुमेन ये ज़्यादा रिस्क में रहेंगे अगर हीट वेव से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, तो हीट स्ट्रोक आने की संभावनाएं कहीं ज़्यादा होती है। सिमिलरली एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट इन द एयर की अगर हम बात करेंगे तो महिलाओं की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ और रेस्पिरेटरी डिसीज़ होने की संभावनाएं कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो अनबॉर्न चाइल्ड है उनके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है अगर डायरेक्टली आपका एक्सपोजर होगा पॉल्यूटेंट से। यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है, फॉर एवरी 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर इंक्रीज इन PM2.5 the risk of lung cancer increases by 9%, the risk of cardiovascular death on the same day by 3%, स्ट्रोक बाय 8%। तो आप समझ रहे हो कि PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की यहाँ बात कर रहे हैं, डस्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं। अगर ये 10 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर बढ़ जा रहा है तो कितने ज़्यादा हेल्थ है उसमें रिस्क बढ़ जाती है महिलाओं के लिए भी और छोटे बच्चों के लिए भी। ये डेटा भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है नॉट ऑल वुमेन आर इक्वली एट रिस्क। इसका मतलब क्या है, हर तरह की महिलाएं इक्वल रिस्क फेस नहीं कर रही हैं। अगर हम शहर की महिलाओं की बात करें तो उनकी रिस्क अलग है, गांव में रहने वाली महिलाओं को अलग रिस्क फेस करना पड़ रहा है। रिच वुमेन की बात करेंगे तो उनकी रिस्क कम है, जो महिलाएं पॉवर्टी में रह रही हैं उन्हें अलग तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। तो हम यहाँ पर जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि क्लाइमेट एक्शन में महिलाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक कि हम क्लाइमेट एक्शन में महिलाओं को इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक के जो वनरेबिलिटीज़ है, जो डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट हैं वो कम नहीं किए जा सकते। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्यों हमें क्लाइमेट एक्शन में महिलाओं को इंक्लूड करना चाहिए, प्लस क्या क्या सॉल्यूशन किए जा सकते हैं इन वनरेबिलिटीज़ और इस इम्पैक्ट को कम करने के लिए। तो सबसे पहला आर्गूमेंट तो यही है कि क्लाइमेट एक्शन रिक्वायर 100% ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम पेरिस एग्रीमेंट के जो गोल हैं, जो टारगेट हैं उसे अचीव करना चाहते हैं तो हमें 100% पॉपुलेशन को लेकर चलना पड़ेगा। एट द सेम टाइम एम्पावरिंग वुमेन मीन्स बेटर क्लाइमेट सॉल्यूशन। और अगर हम देखें, अगर हम महिलाओं को एम्पावर करते हैं तो जो क्लाइमेट सॉल्यूशंस हैं वो बहुत बेहतर सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं, काफ़ी इनोवेटिव सॉल्यूशन मिलते हैं। एक डेटा भी है यहाँ पर, when provided with the same access to resource as men, women increase their agriculture yield by 20 to 30%। अगर सेम रिसोर्सेज महिलाओं को दिया जाए जो कि एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी और यील्ड होगी वो पुरुषों के कंपैरिजन में 20 से 30% होती है। ट्राइबल और रूरल वुमेन की बात करेंगे तो उन्हें ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत होता है और उन नॉलेज का यूज़ करके वो कंजर्वेशन ऑफ वाटर कर सकती हैं और अलग अलग तरह के इनोवेटिव सॉल्यूशन दे सकती है, जिसके थ्रू जो है क्लाइमेट एक्शन को आगे बढ़ाया जा सकता है और बहुत सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो वुमेन लीडरशिप प्रोवाइड कर सकती है एकदम ग्राउंड लेवल पर, इसलिए उन्हें क्लाइमेट एक्शन पे इंक्लूड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और इन तरह के ऑर्गेनाइजेशन को जितना ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, स्पेशली इसमें अगर महिलाएं लीड करेगी तो हमारे जो सॉल्यूशंस होंगे वो कहीं ज़्यादा इंक्लूसिव होंगे, जेंडर सेंसिटिव होंगे, जिसमें महिलाओं के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। हालांकि अभी तक के जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं वो जनरली जेंडर को भूल जाते हैं, हम लोग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते हैं, जेंडर सेंसिटिव नहीं होते हैं और इसलिए एक बहुत बड़ा तबका 50% ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है क्लाइमेट क्राइसिस के कारण। सो अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। व्हाट नीड्स टू बी डन टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस ऑन वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक, क्या क्या किया जा सकता है यार। सबसे बड़ा इशू, जो पहला इशू है वो क्या है, डेटा गैप का।
ठीक, आप बोलोगे सर आंख बंद करके जब भी खोलता हूँ तो एक ना एक जो है एनवायरनमेंट की रिपोर्ट आ जाती है, क्लाइमेट क्राइसिस से रिलेटेड रिपोर्ट आ जाती है, फिर आप डेटा गैप की बात क्यों कर रहे हो यार। जो रिपोर्ट्स आती है ना वो जनरली उसमें वुमेन कहीं पर नहीं होती हैं। एक हमें ऐसी रिपोर्ट की ज़रूरत है जिसमें पूरा का पूरा फोकस महिलाएं और बच्चियों के ऊपर हो कि क्लाइमेट जो क्राइसिस है वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। अभी हमारे पास जो डेटा है वो बहुत कम डेटा है पब्लिक डोमेन में। हमें देखना होगा एक्सटेंट ऑफ इम्पैक्ट के बारे में, इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, और उसके लिए हमें अलग से डेटा चाहिए होगा। जनरली जो आपके डेटा होते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर ले लिया, डेवलप्ड कंट्रीज़ ले लिया, अलग अलग सेक्टर के बीच में किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन जेंडर अभी सेंसिटिविटी इन डेटाज में हमें नहीं देखने को मिली है। तो सबसे पहला इशू जो जेंडर गैप डेटा गैप है उसे हमें कम करना है, और उसके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ेगी ताकि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फॉर्मेशन हो सके। नेक्स्ट क्या है, हमें जो प्रोलॉन्ग्ड हीट है उसके इम्पैक्ट को कम करना पड़ेगा। जो हीट वेव्स हैं उससे लोगों के होने वाले एक्सपोजर है उसे कम करना पड़ेगा। महिलाओं की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो यंग बच्चे हैं, यंग चिल्ड्रन, इन्फेंट्स हैं, वो लोगों को इस एक्सपोजर से बचाना होगा। ठीक, इससे आप लोग जानते हैं अगर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हीट एक्सपोजर होगा तो महिलाओं की प्रोडक्टिविटी भी कम होती है और उससे इकॉनमी को भी इम्पैक्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होगी जिससे ओवरऑल महिलाओं को और बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इसके लिए जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको लोकल और ट्रेडिशनल सॉल्यूशन अपनाने की ज़रूरत है। ठीक, क्या क्या किया जा सकता है, सबसे पहले देखते हैं हीट वेव वार्निंग्स। सबसे पहले तो हीट वेव वार्निंग देने की ज़रूरत है लोकल लेवल पर कि भाई आज बहुत गर्मी रहेगी, कोई बाहर नहीं निकलेगा। चेंज ऑफ टाइमिंग्स फॉर आउटडोर वर्क एंड स्कूल, जो आउटडोर वर्क की जो टाइमिंग है और स्कूल की टाइमिंग है उसे भी अर्बन लोकल बॉडीज़ को चेंज करना होगा। कूलिंग रूम इन हेल्थ फैसिलिटीज़ सबसे पहले तैयार रखो और वहाँ पर कूलिंग रूम्स जो है डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि अगर किसी को हीट स्ट्रोक आता है तो तुरंत उसे एडमिट किया जा सके। पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, प्याऊ की व्यवस्था, हर गली गली में मटके में पानी दिखना ही दिखना चाहिए, और इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ दोज विथ हीट स्ट्रोक विल मिनिमाइज डेथ। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अर्बन एरिया की बात करेंगे तो ट्री कवर बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने ज़्यादा ट्री लगा सकते हैं उतना ही टेम्परेचर कम किया जा सकता है। जो कॉन्क्रीटाइजेशन है उसे कम से कम करना है और ब्लू ग्रीन स्पेसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है, गार्डन वगैरह ये जो चीज़ें हैं इसको ज़्यादा बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ये सारी चीज़ें करते हैं तो ओवरऑल जो टेम्परेचर होगा, लॉन्ग टर्म में जो हीट होगी उसका एक्सपोजर कम हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है महिला हाउसिंग ट्रस्ट इन उदयपुर का, विच शोड दैट द पेंटिंग द रूफ ऑफ लो इनकम हाउसेज विथ रिफ्लेक्टिव वाइट पेंट रिड्यूसेस इंडोर टेम्परेचर बाय 3 to 4%। ठीक, तो ये केस स्टडी दी हुई है। चाहें तो ये सॉल्यूशन भी अपना सकते हैं। जो लोअर इनकम हाउसेस हैं उन्हें वाइट रिफ्लेक्टिव पेंट अगर ऊपर लगा दिया जाए, आसपास लगा दिया जाए, तो उनके घर का जो टेम्परेचर है वो 3 से 4 डिग्री जो है कम हो जाता है। तो ये भी आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं और ये एज इट इज़ लिखेंगे, है ना। महिला हाउसिंग ट्रस्ट इन उदयपुर ये पूरा आना चाहिए, ठीक, ताकि लोगों को लगे कि आपको जो है चीज़ें आती है, आपने जो है प्रॉपरली चीज़ें लिखी है, अपने मन से ज्ञान नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, वाटर शॉर्टेज बहुत बड़ा थ्रेट है। ठीक, वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम है, ड्रॉट के कारण ये शॉर्टेज आता है, उसके कारण सेक्सुअल हरासमेंट मैंने आपको बताया था, ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। इसमें महिलाओं का रोल बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। ट्रेडिशनली इंडिया में जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैनल और पॉन्ड के थ्रू जो स्टोरेज करते हैं ये सिस्टम भी अच्छा खासा है, और महिलाएं ट्रेडिशनली वाटर कंजर्व करने के लिए अलग अलग छोटे छोटे टैंक बनाते रहती हैं। तो महिलाओं को अगर हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो हम ट्रेडिशनली वाटर जो कंजर्व करने की टेक्निक है उसे लार्ज स्केल पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोकल बॉडीज़ है वो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS के थ्रू अपने जो एरिया है उसकी मैपिंग कर सकती है। उसमें जो वाटर सोर्सेज हैं उसको क्या करा जा सकता है, मार्क किया जा सकता है कि ये वाटर सोर्सेज हैं, इसे मुझे तैयार करना है रेनी सीज़न में ताकि अगले 6 महीने तक के मुझे पानी अवेलेबल हो सके। तो रेनी सीज़न में वाटर कंजर्व किया जाए और उसका फिर यूसेज किया जाए, सस्टेनेबल यूसेज। इसके थ्रू जो वाटर इश्यूज़ है उसको कम किया जा सकता है और ओवरऑल जो महिलाओं की वनरेबिलिटीज़ है उसे कम किया जा सकता है। लास्ट और
एकदम हमेशा से जो है ऐसे सॉल्यूशन लिखते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ सेक्टर एंड सर्विसेज, ठीक, सारे सेक्टर का कन्वर्जेंस, सारी सर्विसेज का कन्वर्जेंस और प्रायोरिटाइजेशन ऑफ एक्शन कैन हैपन मोस्ट इफेक्टिवली एट द विलेज और पंचायत लेवल, ठीक। हमें जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो पंचायत को देने की ज़रूरत है, विलेज लेवल पर देने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें जो हैं कहाँ पर शुरुआत होगी, विलेज लेवल पर, डिसीजन मेकिंग कहाँ होगी, विलेज लेवल पर। बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए ताकि लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे जो सॉल्यूशन हैं वो भी अलग अलग रहें। हो सकता है कुछ रीजन में अलग परेशानियां हैं, कुछ रीजन में अलग परेशानी, तो जो सॉल्यूशन होने चाहिए वो लोकल सॉल्यूशन होने चाहिए और लोकल लोगों की रिक्वायरमेंट पूरे करने चाहिए। तो यहाँ पर हमें जो पावर है वो किसको देना होगा, पंचायत को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ताकि वो डिसीजन मेकिंग ले सके। तो ये हमारे कुछ सॉल्यूशन हो जाएंगे। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। ये हमारा आर्टिकल था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है न्यू 3D मैप ऑफ यूनिवर्स हिंट एट द नेचर ऑफ डार्क एनर्जी। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। अभी जो न्यू एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं उसके थ्रू किस तरीके से न्यू 3D मैप तैयार किया गया है पूरे यूनिवर्स का, तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं डार्क एनर्जी से रिलेटेड। डार्क एनर्जी क्या होती है, इट इज़ अनसीन इन्फ्लुएंस, अनसीन मतलब दिखाई नहीं दे रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेटेड एक्सपांडिंग ऑफ यूनिवर्स। इस लाइन का मतलब क्या है ये समझते हैं। लेट्स से आपके बहुत सारे स्टार हैं यूनिवर्स में, बहुत सारे प्लैनेट हैं, ठीक। तो जो भी आपकी बॉडीज़ हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ये तो आप जानते हो। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी तो एक दूसरे के पास आना चाहिए सारी बॉडीज़ को। इसका मतलब जो आपका यूनिवर्स है वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आता जाएगा। तो यूनिवर्स को क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। पर जो हबल हैं उन्होंने 1920 के अराउंड ये ऑब्जर्व किया था कि यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है, यूनिवर्स इज़ एक्चुअली एक्सपांडिंग। इसका मतलब टोटल अगर बॉडीज़ की बात करें तो ये बॉडीज़ एक दूसरे से दूर जाती हुई दिख रही हैं, ठीक। ये बॉडीज़ एक दूसरे से दूर जा रही है और ओवरऑल जो यूनिवर्स है वो दूर जाता हुआ दिख रहा है, एक्सपांड कर रहा है, ठीक। इसके एविडेंस भी हमें देखने के लिए मिले थे और उसके बाद जिन्होंने इसके एविडेंस दिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो जब ये दूर जा रहा है तो ऑब्वियस है कि कोई ना कोई रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी, क्योंकि आपकी जो अट्रैक्शन वाली फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो लगी रही है, वो तो ऑलरेडी सबको पता है। लेकिन अब ये दूर जा रहा है तो एक बड़े मैग्नीट्यूड की फोर्स दूर भेज रही होगी। तो ये जो दूर जाने के कारण जो रिपल्सिव फोर्स है, क्योंकि हम नहीं जानते लेकिन एक्सपांड कर रहा है, तो हमने इस फोर्स को क्या माना कि कोई डार्क एनर्जी है जो कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में, जितनी भी बॉडीज़ हैं, ये एक दूसरे को दूर रिपेल कर रहे हैं और दूर जा रहे हैं और ओवरऑल यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपांड कर रहा है। डार्क एनर्जी की बात करें तो इस स्पेस में 70% जो जगह है वो डार्क एनर्जी लेके रखा है। 5% आपके जो बॉडीज़ है विजिबल है, 95% डार्क मैटर है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगा ऑलरेडी, नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो ओवरऑल इससे क्या पता चलता है कि जो हम स्पेस की बात करते हैं वो स्पेस एम्प्टी नहीं है। अगर वहाँ कोई बॉडी नहीं है इट डज नॉट मीन कि स्पेस हमारा एम्प्टी है। और एक और पॉइंट ध्यान रखना होगा, जो एक्सपांशन है वो यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा है, अलग अलग रीजन का एक्सपांशन अलग अलग तरीके से हो रहा है, कुछ कुछ फोर्सेस, लोकल फोर्सेस भी लग रही होगी। तो होपफुली ये चीज़ें क्लियर है। डार्क एनर्जी समझ में आया। अब शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो डार्क एनर्जी है ना, ये कहाँ से आया था, बिग बैंग थ्योरी से आया था। बिग बैंग थ्योरी में क्या कहा था, एक सिंगुलरिटी पॉइंट है, सिंगुलरिटी पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, ये एक्सप्लोड किया है और उसी से आपका यूनिवर्स निकल के आया है। और एक्सप्लोड किया है तो उसके बाद से ये दूर जा रहा है ना, एक्सप्लोड करके एक समय तक दूर जाएगा, एक्सपांड होता चला जाएगा, लेकिन एक वक्त आएगा जब ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाएगी और फिर ये स्टेबल हो जाएगा या फिर कोलैप्स वापस करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और चूंकि हम यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है तो फिर यहाँ पर डार्क मैटर का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक। यहाँ पर क्लियर कट लिखा है, जो डार्क एनर्जी है वो 70% काउंट करती है पूरे यूनिवर्स में। टोटल जो एनर्जी है उसकी 70% एनर्जी डार्क एनर्जी है। अब यहाँ पर 3D मैप की बात कर लेते हैं, ठीक। जो 3D मैप तैयार किया गया है, किस तरीके से तैयार किया गया है, DESI एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली DESI एक्सपेरिमेंट कहाँ किया जा रहा है, अरिज़ोना यूनाइटेड स्टेट्स में किया जा रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या है, डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट करने में 900 से अधिक रिसर्चर्स इन्वॉल्व हैं अराउंड द वर्ल्ड। बहुत अलग अलग कंट्री से यहाँ पर रिसर्चर्स इकट्ठा हुए हैं
और क्या कर रहे हैं, कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं जो लाइट गैलेक्सीज के थ्रू आ रही हैं अर्थ में। ठीक, बहुत सारी लाइट अलग अलग गैलेक्सी से कई हज़ारों साल पहले निकली होंगी, कई बिलियन ईयर्स पहले निकली होंगी, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण वो आज अर्थ में पहुंच पाई हैं। तो उन लाइट्स को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है, उन लाइट्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश की जा रही है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें 5000 रोबोटिक आईज़ है, और ये बेसिकली कहाँ पर ये है इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है, ये नेशनल ऑब्जर्वेटरी इन अरोजियाना यूएस में ये इंस्ट्रूमेंट जो है सेटअप किया गया है। किसके ऊपर सेटअप किया गया है, निकोलस डब्ल्यू मेयल 4 मीटर टेलीस्कोप के ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया गया है। ओवरऑल देखें तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी एबिलिटी है 5000 गैलेक्सीज़ को एट द सेम टाइम ऑब्जर्व करने की। अब जो ये एक्सपेरिमेंट है पिछले 3 साल से चल रहे हैं और 2 साल और कंटिन्यू हो सकते हैं। इसका मतलब इसकी टोटल लाइफ कितनी है, 5 साल है। 5 साल तक जो है ये इंस्ट्रूमेंट काम कर सकता है। तो पिछले 2 साल के जो डेटा हैं उस डेटा को कैलकुलेट करके 3D मैप बनाया गया है। 3D मैप किसका, यूनिवर्स का। कैसे मैप बनाया गया होगा, क्या होता है, मान लीजिए एक्सप्लोजन हो रहा है कहीं पर, या फिर कहीं से भी लाइट आ रही है आपके पास। ठीक, कोई एक गैलेक्सी है जो बहुत दूर है, बहुत लाइट ईयर दूर है, वहाँ से लाइट निकली और ट्रैवल करते करते अर्थ पर पहुँची। तो 11 बिलियन ईयर्स अगो कोई एक लाइट जो है निकली है किसी गैलेक्सी से और अर्थ में आज जाके पहुंची है, तो हमें पता चल जाएगा कि इतने मतलब समय पहले यहाँ पर यूनिवर्स में ये बॉडी हुआ करती थी। तो 1 साल का डेटा लिया, फिर सेकेंड ईयर का डेटा लिया, तो हमने अलग अलग गैलेक्सी मार्क कर दी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अलग अलग गैलेक्सी अगर हम लोकेट कर देंगे तो उससे एक 3D मैप बनाया जा सकता है। ठीक, इसकी हम प्रिसीजन लोकेशन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जितना समय लगा उस लाइट को आने में, है ना, उसके हिसाब से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम के हिसाब से। जो डिस्टेंस होता है वो लाइट ईयर में कैलकुलेट किया जाता है। ये आपको मतलब चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको ये पता होगा। ठीक, तो बहुत ज़्यादा लाइट ईयर डिस्टेंस के कारण जो है लाइट अभी पहुंच रही है। 13 बिलियन ईयर्स अगो ये लाइट जो है निकली थी उस पर्टिकुलर गैलेक्सी से। तो 1 साल जो है आपने 1 साल जितनी भी गैलेक्सीज हैं उनका जो है क्या किया, लोकेशन कर ली फर्स्ट ईयर के डेटा से। नेक्स्ट ईयर का डेटा आया तो फिर आपने लोकेशन निकाल ली, और सेम जो आप गैलेक्सी है उसका अगले साल जो डेटा आया उसकी पहले साल पोजीशन यहाँ थी, दूसरे साल यहाँ है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना एक्सपांशन हो रहा है ना। तो आपको यूनिवर्स के एक्सपांशन की स्पीड भी पता चल जाएगी। तो ना ही सिर्फ हमें यूनिवर्स की 3D मैप पता चल रहा है, अलग अलग गैलेक्सी को हमने मार्क किया है, साथ में हमें एक्सपांडिंग रेट भी पता चल रहा है। तो अगर हम एक्सपांडिंग रेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 68.5 किलोमीटर पर सेकेंड एक्सपांडिंग रेट है, इसका आपके जो यूनिवर्स है उसका। ठीक, इतने इस स्पीड से एक्सपांशन हो रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डार्क एनर्जी इंटेंसिटी। डार्क एनर्जी इंटेंसिटी क्या होता है, अगर हम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात करें, पर्टिकुलर स्पेस की बात करें, तो जो डार्क एनर्जी है वो चेंज हो सकती है, लेकिन मास बाय वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। ऐसा एज्यूम किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में ये पता चला है कि आपकी जो डार्क एनर्जी डेंसिटी है वो भी चेंज होती जा रही है। डार्क एनर्जी की डेंसिटी सेम नहीं है, इसका मतलब डार्क एनर्जी हर जगह सेम मास में, हर वॉल्यूम में सेम मास के प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो होपफुली ये चीज़ें क्लियर हो रही। इससे एक नया डायमेंशन पता चल सकता है डार्क एनर्जी के बारे में। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, जैसे कि वो भी हमें दिखाई नहीं देती, और उसके बारे में भी हम लोगों को पता है कि कहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, कम होगी। उसी तरीके से डार्क एनर्जी के बारे में ये अभी तक पता था कि पूरे ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी यूनिफॉर्मली एग्जिस्ट करती है, उसकी डेंसिटी हर जगह सेम है। लेकिन अभी इन एक्सपेरिमेंट में पता चल रहा है कि हर रीजन में सेम नहीं है, अलग अलग रीजन में अलग अलग है। तो फिर क्या रीज़न हो सकते हैं कि किस रीजन में ज़्यादा है, किस में कम है, और एक अलग फिजिक्स आ सकती है यार पूरी की पूरी। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है इस एक्सपेरिमेंट का, और एक नई फिजिक्स और पढ़नी पड़ेगी भाई आप लोगों को, तो इसका मुझे दुख है। होपफुली ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर थोड़ा सा भी साइंस बैकग्राउंड होगा तो यार आ रहा होगा, अगर नहीं आ पा रहा है तो कोई बात नहीं, है ना, कमेंट करके जो है आप पूछ सकते हो, मैं आपको फिर से ट्राई करूँगा समझाने का। होपफुली ये चीज़ें क्लियर हैं।
नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है अ हाई पॉइंट। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में भी आपको चीज़ें ऐसी पूछी जा सकती है। ठीक, तो जो आर्टिकल है वो सेंसेक्स के ऊपर है। जो BSE का सेंसेक्स इंडेक्स है जिसमें 30 कंपनीज आती हैं, इसकी जो टोटल वैल्यूएशन है कितना पहुंच गया है, 75,000 मार्क क्रॉस कर दिया है। हर्षद मेहता का जब कांड हुआ था, स्कैंडल हुआ था 92-94 के अराउंड, उस समय 3,000 रुपये सेंसेक्स की वैल्यू थी। मतलब उस समय 3,000 रुपये लगाते तो आज तुम्हारे 3,250% 2,500% का प्रॉफिट दे रहे होते। 2,500% का प्रॉफिट मिल जाता। अब तुम लोग तो थे नहीं उस समय, जस्ट पैदा ही हुए थे। अगर पापा और दादाजी ने फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो आज जो है तुम्हें ये एडिटोरियल एनालिसिस देखने की ज़रूरत नहीं होती। मस्त फार्म हाउस में बैठ के, है ना, गन्ने का जूस या गन्ना आराम से खा रहे होते। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ तो मुझे भी पढ़ाना पड़ रहा है और तुम लोगों को भी पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए पढ़ने पे फोकस करो। ठीक, तो प्रॉफिट लेवल अभी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़मीन है तुम्हारे पास और ना ही जो है फाइनेंशियल एसेट। सो BSE सेंसेक्स वेंट पास द 75,000 मार्क ऑन वेडनेसडे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। 75,000 मार्क फाइनली सेंसेक्स ने क्रॉस कर लिया है, नई ऊंचाइयां छू लिया है। अगर हम बात करें सेंसेक्स के पिछले एक साल के की, तो ऑलमोस्ट 25% जो है राइज हुए हैं प्राइसेस में। इसका मतलब अगर आपने एक साल पहले भी इन्वेस्ट किया होता 100 रुपये, तो भी आपको 125 रुपये एक साल के अंदर मिल जाता। 25% राइज, समझो कितना ज़्यादा जो है रिटर्न है। इसके अलावा जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू है BSE लिस्टेड फर्म की, वो 400 लाख करोड़ क्रॉस हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां ही ग्रो कर रही हैं, जो मिड कैप इंडेक्स कंपनीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। जो मिड कैप इंडेक्स हैं वो 67% राइज़ किए हैं और स्मॉल कैप इंडेक्स 65% राइज़ किए हैं पिछले एक साल में। मिड कैप और स्मॉल कैप और लार्ज कैप ये सब क्या होता है यार, बेसिकली जो कंपनीज़ हैं अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू पर अलग अलग जो है उनका डिवीजन किया जाता है। जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है उसे बड़ी कंपनी मानते हैं, जिनका मीडियम लेवल का होता है उन्हें मिड कैप कंपनी में इंक्लूड किया जाता है, और जिनका जो छोटी छोटी कंपनी होती है उनको हम स्मॉल कैप कंपनीज बोलते हैं। ठीक, और उसी कंपनीज़ का एक इंडेक्स बना दिया जाता है अलग अलग कंपनीज़ का। सेंसेक्स में कितनी कंपनीज़ होती है जल्दी से बताओ, है ना, कमेंट करके बताना कितनी होती है, मुझे तो पता नहीं है। तो बेसिकली ये जो आपका सेंसेक्स से इतना तेज़ी से ग्रो हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है यार, पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटीमेंट के कारण। अब पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटीमेंट क्यों है? पहली बात तो इंडिया की इकॉनमी की बात करें तो जो थर्ड क्वार्टर के एस्टिमेट हैं वो बहुत अच्छे हैं। 8.4% के आसपास GDP रहने की संभावना है, और अगर फुल ईयर की GDP की बात करें तो 7.6% हो सकती है। अगले साल जो की GDP RBI ने प्रोजेक्ट की है 7%। तो ये जो GDP हमें देखने को मिल रही, ग्रोथ देखने को मिल रही है, वो बहुत हाई है। अगर इंडिया ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ इंडिया की कंपनीज ग्रो करेंगी, और इंडिया की कंपनी ग्रो करेगी तो एक्सपांशन होगा तो इनके जो शेयर वैल्यूज़ होंगे इन कंपनी के वो बढ़ेंगे, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हो रही है, इसलिए सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्शन हो रहा है और ऑलमोस्ट सबको पता है कि मोदी जी जीत सकते हैं, तो जो पॉलिसी होगी उसमें कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए भी इन्वेस्टर ऑलरेडी जो है चुनाव के पहले इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट चुनाव जीतने के बाद और बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो पॉलिसी है उसमें और किसी भी तरह का चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जो पॉलिसीज अभी तक चल रही हैं वही पॉलिसी आगे भी कंटिन्यू रहेगी, तो कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल हो गया है। हालांकि फूड इन्फ्लेशन थोड़ा है, लेकिन ओवरऑल कोर इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो केवल 3.3% कोर इन्फ्लेशन है, 3.4%, है ना। तो कोर इन्फ्लेशन बहुत कम है, फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ गया है। लेकिन इस बार लालिना आने वाला है, तो सेंटीमेंट अच्छे हैं कि इस बार जो है फूड इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा, तो प्राइस भी कंट्रोल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, आपके जो US के फेड रिज़र्व है वो क्या कर सकते हैं, जो रेट है वो कम कर सकते हैं। अगर वहाँ पर रेट कम होगा तो जो वहाँ पर पैसा लगाए हुए हैं, बैंक में पैसा रखे हुए हैं, उनको 5-7% इंटरेस्ट मिल रहा था, वो इंटरेस्ट कम होकर 2% हो जाएगा, तो वो पैसा कहाँ आएगा, इंडिया के मार्केट में। यहाँ पर 7% मिल रहा है तो इंडिया के मार्केट में लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल जो वैल्यू है शेयर की वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो लोगों को ऐसी उम्मीद है कि वहाँ से इन्वेस्टर्स यहाँ आएंगे, तो हम लोग पहले से ही खरीद के रखें, और इसलिए जो सेंसेक्स है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। इन सारी चीज़ों के कारण पॉजिटिव सेंटीमेंट बने हुए हैं।
आरबीआई भी हो सकता है कि फ्यूचर में रेट कम कर दे, तो जितना पैसा रेट कम करेंगे उतना ही जो है लोन लेकर भी लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। 7% में लोन लिया, 15% कमाया, 7% एक्स्ट्रा हो गया, इस तरीके से लोग पैसा बनाते हैं। लेकिन हालांकि ये सही तरीका नहीं है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ों के कारण जो सेंसेक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। होपफुली ये चीज़ें क्लियर है, होपफुली आपको सारी चीज़ों का कनेक्शन समझ में आ रहा है। हालांकि अभी जो सेंसेक्स है वो थोड़ा सा ओवर प्राइस है, और हो सकता है कि फ्यूचर में है ना, अभी इस वक्त पे मत लगाइएगा, फ्यूचर में प्राइसेस कम हो सकते हैं, गिर सकता है आपका जो ओवरऑल शेयर बाजार है। ठीक, ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एंजॉय।